Welcome to CNE, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following topics that you can see on your screen. So let's start with the first one about the pre-COVID GSDP and a recent news about saying 19 states crossed pre-COVID GSDP levels in financial year 22. Kerala, UP lags behind. तो GSDP क्या होता है यहाँ पे लिखा गया है The GSDP is the sum total of value added by different economical sectors, be it agriculture, industry, as well as services, produced within the boundaries of the state, calculated without duplication during a financial year. Okay, and it is one of the measures of the economical growth for a state's economy. So if I say about a GSDP, okay, the GSDP मैंने क्या बोला? It's a measure in monetary terms. पैसे मामले. The sum total volume of all finished goods and services produced during a given period of time, usually it may be a year, within the geographical boundaries of the respective state. ओके सो यहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं होता है, मतलब एक चीज को हम लोग बार बार गिनते नहीं, ठीक है. तो इफ आई से अबाउट जीएसडीपी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो लोग पूछते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएसडीपी एंड जीडीपी नाउ. So if I see about now, see the GSDP is what is the sum of all values by industries within the respective states or union territories and serve as a counterpart to the national GDP. सब states के GSDP मिला के हम लोग को क्या मिलता है? GDP मिलता है. Okay, so if I say about that how a GSDP is very much connected, so GSDP is equals to the gross value added, it is plus taxes and minus subsidies. तो उसको हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग क्या निकालते हैं? जीएसडीपी निकालते हैं. दैट मींस व्हाट? जीएसडीपी इक्वल्स टू फाइनल कंजम्पशन प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. समझ गए मैंने क्या बोला? जीएसडीपी इज इक्वल्स टू फाइनल कंजम्पशन प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. तो ये होता है हम लोग का क्या? जीएसडीपी. समझ में आ गया? तो नाउ आई हैव टू सी दैट वेयर दिस पर्टिकुलर इशू वाज डायरेक्टली इनटू प्रोमिनेंस बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक. ठीक है, हम लोग का यहाँ पे जीएस, जब हम लोग जीडीपी जीएसडीपी ये सब का बात बोलते हैं, और इन द रिकवरी स्टेजेस पोस्ट कोविड वी हैव सीन दैट हम लोग बहुत सारा चीज देखे थे यहाँ अबाउट द शेप ऑफ द टाइप ऑफ रिकवरी. उस दिन मैंने तुम लोग को के शेप रिकवरी के बारे में बोला था. अभी हम लोग का एक शेप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से अबाउट इस तरफ टाइम मान लो, इस तरफ जीडीपी मान लो. ओके, इसको बोलते हैं हम लोग वी शेप रिकवरी. ये कैसे होता है? इट्स सिंपली समथिंग लाइक दिस. ये वी शेप रिकवरी होता है. इसमें रिकवरी में क्या होता है? इकोनॉमी रिकवर्स बट एक्टिविटी इज परमानेंटली लॉस्ट. एक होता है हम लोग का यू शेप रिकवरी. इसमें क्या होता है? इट्स समथिंग लाइक दिस. यू शेप में होता है रिकवरी स्लोअर देन वी शेप. वी शेप में तुरंत निकल जाता है, और यहाँ पे यू शेप रिकवरी थोड़ा स्लो होता है. तो रिकवरी स्लोअर देन वी शेप. एक होता है हम लोग का शूस रिकवरी, WSOOSS. तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग का? इसमें इट्स समथिंग लाइक दिस. ये होता है शूस रिकवरी. एक होता है हम लोग का जेड रिकवरी. ओके, शूस रिकवरी में क्या होता है? रिकवरी टेक्स लॉन्गर देन वी शेप, वाज फास्टर देन यू शेप. ओके, देन इफ आई गो फॉर द जेड रिकवरी में इट्स समथिंग लाइक दिस. इस टाइप का होता है. ओके, इस टाइप वाला सिस्टम होता है जेड रिकवरी. दैट इज स्पेंडिंग सर्ज जीडीपी अबव प्राइस क्राइसिस लेवल्स, प्री क्राइसिस लेवल्स, सॉरी. उसके बाद आता है हम लोग का डब्ल्यू शेप रिकवरी. एक होता है समथिंग लाइक दिस डब्ल्यू शेप. इसमें क्या होता है? द रेस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड टू सून एंड देयरफॉर जीडीपी सफर्स एज मोर केसेस दैट पैरालाइजेस द इकोनॉमी. रेस्ट्रिक्शन जल्दी हटा देने से हम लोग का क्या होता है? तो यहाँ पे रिकवरी होता नहीं है अच्छे से इकोनॉमी का. ठीक है, एक लास्ट होता है एल शेप रिकवरी. उसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं इट्स समथिंग लाइक दिस, एल शेप रिकवरी. इसमें क्या होता है? इकोनॉमी नेवर फुल्ली रिकवर्स. तो वी हैव गॉट वेरियस नंबर ऑफ रिकवरी शेप्स through which we can directly calculate that how our economy is directly performing. Okay, so if you see about the GDP today of our country, अगर मैं जीडीपी का एक डेफिनेशन बता दूं तो जीडीपी होता क्या है? It is the total monetary value of the final goods and services, those that are bought by the final user and produced in a given country within a given period of time. तो क्यों क्या होता है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू और टोटल जीडीपी वैल्यू होता है. एंड दिस जीडीपीज आर डायरेक्टली प्रोड्यूस अंडर 4 डिफरेंट फील्ड्स. तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में होता है, इन्वेस्टमेंट्स में होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन में होता है, एंड नेट एक्सपोर्ट्स में होता है. एंड इन दिस वेरी सिनेरियो इफ आई डायरेक्टली रिप्रेजेंट जीडीपी इन टर्म्स, तो जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स. इसमें सी क्या होता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. आई क्या होता है? इन्वेस्टमेंट्स. जी क्या होता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और लास्टली नेट एक्सपोर्ट्स.
दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स मतलब क्या, नेट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ये होता है जीडीपी का एक टर्म वैल्यू। इसके बाद मैंने बोला था अबाउट जीवीए, दैट इज द ग्रॉस वैल्यू। तो इसमें जीवीए में क्या होता है, इट डायरेक्टली टेल्स व्हिच स्पेसिफिक सेक्टर्स आर डूइंग वेल। दैट मींस व्हाट, मान लो एग्रीकल्चर अच्छा कर रहा है तो उसमें ज्यादा आउटपुट है, इंडस्ट्री अच्छा कर रहा है तो उसमें अच्छा आउटपुट है, सर्विस अच्छा कर रहा है तो उसमें और ज्यादा आउटपुट है। तो इट डायरेक्टली सेज अबाउट सम ऑफ द सेक्टर्स व्हिच आर डूइंग वेल। ओके, सो दैट्स द पर्टिकुलर रोल ऑफ दिस रेस्पेक्टिव। तो यहाँ पे वही सब बोला गया है कि हाउ द रिकवरीज कैन बी सीन पोस्ट कोविड इन दिस रेस्पेक्टिव स्टेज। तो प्री क्राइसिस स्टेज तक वो अभी तक लेके जा पा रहा है नहीं पा रहा है, वो हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, एंड यू कैन सी दैट दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर डायरेक्टली इज मैंडेटेड by a central statistical agency of the government, that is mandated under the Statistical Services Act of 1980 under the program of Ministry of Statistics and Program Implementation। इसमें NSO जो हम लोग का NSO है, that is the body, okay, that is the National Statistics Office। okay, तो ये देखते हैं क्या चीज, यही सब चीजों कि how a respective sector is directly giving its maximum, how a economy is getting recovered। ओके, दैट यहां पे उस टाइम हम लोग ने देखा था कि बहुत सारा स्टेज ने वी शेप रिकवरी को अपनाया था, वी शेप रिकवरीज की तरफ बढ़ रहे थे। तो मैंने वी शेप रिकवरीज क्या बोला था कि द इकोनॉमी रिकवर्स बट एक्टिविटी इज परमानेंटली लॉस्ट। ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट अ न्यूज एसोसिएटेड विद द जीएसटीपी। नेक्स्ट आते हैं अबाउट पोलियो रेयर रिस्क ऑफ ओरल वैक्सीन। तो यहाँ पे जब हम लोग पोलियो के बात बोलते हैं तो देयर इज अ राइज इन द केसेस ऑफ पोलियो इन यूएस, यूके एंड इजराइल। ओके, तो अगर मैं पोलियो के बाद बोलूं तो पोलियो क्या है, इट इज अ क्रिपलिंग एंड पोटेंशियली डेडली वायरल इन्फेक्शन डिजीज दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है और यहां पर 3 कैटेगरीज ऑफ पोलियो वायरस है, स्ट्रेन्स है, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, 1, 2 एंड 3। ठीक है, एंड वी ऑल नो that this distinct wild poliovirus strains, they are symptomatically, all 3 strains are identical symptomatically। मैंने क्या बोला, symptomatically all these 3 are identical, लेकिन how are they are different, they are different on the basis of genetic as well as they are different on the basis of virological differences। ये दोनों difference के लिए I am directly making these 3 strains separate। okay, so we all know about the spread of the virus of polio। ये जानते हैं हम लोग कि दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय पर्सन टू पर्सन मेनली थ्रू सम ऑफ द फेशियल और सम ऑफ द ओरल रूट और लेस फ्रीक्वेंटली बाय अ कॉमन व्हीकल सच एज फॉर एग्जांपल इफ आई से अबाउट थ्रू कंटामिनेटेड वाटर, थ्रू कंटामिनेटेड फूड। और ये ज्यादा से ज्यादा किसको अफेक्ट करते हैं, इट लार्जली अफेक्ट्स द चिल्ड्रन अंडर द 5 years of age because the virus multiplies in the intestine and from where it directly invades the nervous system which ultimately cause paralysis। ultimately cause paralysis मतलब क्या, permanent loss of muscle functions is called as paralysis। and therefore we can see that polio can be very much of fatal in nature if the muscles used for breathing are paralyzed or if there is an infection on the brain which directly affects the nervous system। so therefore we know that we do not have got a very good care of this or prevention and care of this respective polio virus। so therefore we know that it can only be prevented through a mass immunization programs। and इसीलिए वैक्सीन सब लोग ने इंट्रोड्यूस किया था, that is the ओरियो पोलियो वैक्सीन। और ये कब दिया जाता है, 3 doses में दिया जाता है, इट्स एन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। और प्राइमरी 3 doses कब दिया जाता है, 6, 10 and 14 weeks। ओके, 6 वीक में एक, 10 वीक में एक और 14 वीक्स में अपॉन डिलीवरी, अपॉन द रेस्पेक्टिव बर्थ ऑफ अ इंडिविजुअल और अ बेबी। ओके, और जो बूस्टर डोज है वो किसमें दिया जाता है, अराउंड 6 to 24 months of age, मतलब विद इन 2 years ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद दिस इज द ओरल पोलियो। उसके बाद एक आता है हम लोग का इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, ये हम लोग बोलते हैं ओपीवी, जो पहला वाला था। अभी वाला क्या बोलते हैं हम लोग, आईपीवी। ये होता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज एन एडिशनल डोज along with the third dose of what, DPT, diphtheria, pertussis and tetanus। and this is under what, this is under the universal immunization programs, UIP। तो ये क्या है, it is an additional dose along with the third dose of DPT, that is diphtheria, pertussis and tetanus। okay, so recently हम लोग का बहुत ज्यादा आउटब्रेक्स हुआ है। you can see about the World Health Organization directly claiming it to be in Philippines, Malaysia, Ghana, Myanmar। recently अफगानिस्तान का भी हाल बहुत बुरा हो गया था because Afghanistan and the Pakistan are the only 2 countries in the world where polio is still endemic in nature।
अभी भी एंडेमिक है वहां पे. Okay, so therefore we can see that India, though received a polio-free certification by the WHO in 2014, but after 3 years of zero cases, this achievement has been spurred by the successful Pulse Polio campaign in which all children were administered the polio drops. Because we know that the last case, the last recorded case was on around 2011. 2011 में ही हम लोग का last recorded था about this polio vaccine. ओके सो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने का चीज है कि द वर्ल्ड पोलियो वैक्सीन ये कब शुरू होता है, वो ये कब हम लोग मनाते हैं. वर्ल्ड पोलियो वैक्सीन इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 24th October in order to call on the countries to stay vigilant in their fight against the respective disease. Okay, तो यहाँ पे अभी क्या है, if I say about the country of India today we have got the pulse polio program. Today we have directly got the intensified mission of Introduce 2.0, where the nationwide immunization drive to mark the 25 years of pulse polio program is directly been initiated. फिर हम लोग ने UIP के बारे में बोला, okay, which directly says about the rapidly increasing immunization coverage, improving the quality of services that is rendered, okay, establishing a reliable system to health facility level. तो ये सब हम लोग शुरू किए हैं with the respective objective of universally immunizing the respective people under this category who directly have a respective measurement towards falling under the trap of the polio vaccine, polio viruses. Okay, so ये हम लोग का था. तो अभी ये न्यूज में क्यों है? Just because we can see more number of cases in these respective countries. Okay, and this is a very surprising thing कि countries like India have directly defeated polio, but these developed countries are slowly is moving towards the polio crisis. Okay, तो ये particular news है. So this you should know about very much things about the polio that I have discussed today in this respective lecture. Okay, suppose comes to the next one. फोर्सेबल आधार वोट वोटर लिंकिंग. तो यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वोटर कार्ड टू द आधार इकोसिस्टम. ओके, सो अभी सी रिसेंटली इवन आई हैव बीन आल्सो टोल्ड अबाउट द लिंकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर ऑफ थिंग्स. ओके, तो यहाँ पे अभी सेंटर्स में जो वोटिंग सेंटर्स होता है वहां पे जाके लोग बैठते हैं एंड देयरफॉर यू कैन सी सच नंबर ऑफ थिंग्स डायरेक्टली हैपनिंग. तो यहाँ पे क्या है कि लाइक टुडे दिस बिकॉज टू डायरेक्टली कर्ब द मैनर्स ऑफ डुप्लीकेसी. सो यहाँ पे क्या है, लोग क्या होता है कि लाइक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहता है, फिर वहां पे वोट डाल के कभी कभी आज क्या देखने को मिलता है कि लाइक दे हैव डायरेक्टली गॉट सम ऑफ द ड्वेल टाइप ऑफ पर्पस. वहां पे जाके भी वो लोग वोट देके आते हैं. तो देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग्स. तो यहाँ पे एक रेस्पेक्टिव थिंग आया है to directly manage such number of activities today by linking the Aadhaar with the voter ID. Okay, because we see that the seeding of the Aadhaar data with the voter identities will allow for remote voting also, and it will be a measure that could help even the migrant voters also. Because Aadhaar linking is believed to be helpful in the various process of stopping bogus voting, जो मैंने बोला था अभी, ठीक है, और fraudulent votes. Okay, तो यहाँ पे we have seen various number of amendments also coming into practice. So the amendments of directly going with, supposedly you can see today that the like in this particular amendment, that is एक हम लोग ने ये चीज कब शुरू किया था with the election laws amendments of 2021. Okay, एक बिल लाया गया था election law amendments of 2021 which provides for amendment of the section 23 of the Representation of People Act of 1950, ROPA. Okay, that enables the linking of electoral roll with the Aadhaar ecosystem. And ये एम क्या करना चाहता है? This aims to curb the menace of multiple enrollment of the same person in different places, जो मैंने बोला था. And the language of registration of wives of service voters will now be replaced by even the spouse. Okay, तो because of such number of things यहाँ पे ये चीज डिस्कस किया गया है. लेकिन we have got various number of issues, इसीलिए लोग आज इसको जो इंटरलिंक करने के लोग आगे नहीं बढ़ रहे, बिकॉज वी कैन से दैट गवर्नमेंट विल टोटली हैव अ से ऑन आवर रिस्पेक्टिव प्राइवेसी. ओके, इसके बाद वी कैन सी अबाउट द बर्डन शिफ्टिंग, बिकॉज द बर्डन नाउ शिफ्ट्स टू द इंडिविजुअल्स हु आर वेरी मच अनेबल और अनविलिंग टू लिंक देयर आधार. कोई लोग नहीं भी चाहते होंगे, बिकॉज टू जस्टिफाई देयर रिटेंशन ऑन द रूल्स यू कैन नॉट डायरेक्टली से दैट आई डायरेक्टली विल हैव टू गो एंड रजिस्टर माय आधार, बिकॉज आधार डायरेक्टली कंटेन्स every form of data of yours, be it biological, be it physical, every form of data is directly rendered by the respective आधार. ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, ईसीआई को हमारा पूरा डाटाबेस मिल जाएगा, एंड बिकॉज इफ दे डायरेक्टली गो विद सच नंबर ऑफ डाटाबेस ऑफ द रेस्पेक्टिव सिटीजंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द सिटीजंस. Okay, and we all know that these legitimate voters will be de-emphasized merely upon their unwillingness or inability to submit the Aadhaar details. Okay, obviously we can see that the beneficiaries who needs
such number of things will also be very much of lapsed down. तो इसी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है अभी? We need a very much good in the reforms process in the legislative procedures. Okay. Also, we need to go for some of the alternative ways for eliminating such number of duplications. और इसके लिए हम लोग को एक comprehensive legislation चाहिए to ensure the privacy concerns of the respective citizens. Because we all know that the right to privacy is directly given and enshrined under the Constitution of India, being a fundamental right. So ensuring the privacy of citizens by pursuing such number of interlinkings could directly make, or the government should directly come up with such number of legislation so that it should guarantee the constitutional right given to us by the Constitution of India. Okay, तो ये एक respective issue था about the election amendment bill that was done in 2021 by connecting or by interlinking the Aadhaar with respective to the voter card. Okay, चलो next पे आते हैं. Warning level. Okay, तो ये news था associated with some of the warning levels directly going with some of the harmful, to identify some of the harmful nutrients. तो ये क्या था? Recently, this was in news because a study in India discovered that warning levels on this food packets, जो हम लोग food packets में warning levels देखा रहता है, supposedly tobacco products में लिखा जाता है कि tobacco causes cancer. तो ये क्या होता है? Warning levels ही होता है. These are more helpful than other labeling types in assisting customers. They are identifying tools that is high in sugar, saturated fat and sodium. तो आज मान लो मैं अगर कुछ लेके आ जाऊं, supposedly एक बिस्किट लेके आ जाता हूं, तो उसमें बिस्किट में शुगर कंटेंट कितना है, फैट कंटेंट कितना है, तो वो मैं देख के खरीदूंगा बिकॉज सपोजली मैं जिम जा रहा हूं तो मेरे को थोड़ा बॉडी को मेरे को थोड़ा फैट्स कमाना होगा, ठीक है, मेरा पेट निकला हुआ है. तो in such number of situations I will directly consume such number of items only which will directly go for less number of fats. तो यहाँ पे ये सब स्टडी किया गया था. तो रिपोर्ट कम्स बाय द रेस्पेक्टिव FSSAI, okay, which is directly set to release a standard regulation which has shown a preference for health star rating. Okay, और ये health star rating क्या है? तो फिर तो we can see that the FSSAI it decided to adopt a health star rating system, and in this health star rating system they will directly give a product 1 or 2 star to be unhealthy and 5 stars to be healthy. And after analyzing the nutritional information present in this quantity of food, quantity of packaged food, okay, the level of fats, sugar, salt in the food will be determined by the HSR. That is what? Health star rating. Okay, so today in India, because we know about the packaged food has back of packaged nutrient information in detail, okay, but you can see that as per global experience, we can see that such number of consumption behavior with respect to packaged food is of very good quality. वो okay, वहां पे लोग बहुत ज्यादा उस चीज को देख के डायरेक्टली वो सब डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं. लेकिन इंडिया देयर इज नो सच नंबर ऑफ अपील टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ सच थिंग्स. लोग बहुत कम लोग ही है जो कि पीछे का वो सब लेवल देख के कितना फैट्स है, कितना शुगर है, कितना हेल्दी आइटम्स है, वो सब देख के कितना स्टार रेटिंग दिया गया है, उसी के बेसिस पे खरीदे, वो बहुत कम है. ओके, सो पीपल डज नॉट गो फॉर सच. तो यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट इज डायरेक्टली कमिंग अप एंड डायरेक्टली इज मेकिंग सच नंबर ऑफ रेगुलेशंस सो दैट it may reduce the burden of some of the non-communicable diseases such as diabetes, such as cardiovascular diseases. Okay, because at countries where such number of things are very lessened down, they have directly went for various number of warning levels which directly reduces the amount of such number of non-communicable diseases. Okay, so therefore we can see that in today's time, because if we go for such number of warning signs, okay, एक कंट्रोल लेवल लगाते हैं, एक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक वार्निंग करते हैं हम लोग, ठीक है, एक पर्टिकुलर हेल्थ स्टार रेटिंग लगाते हैं, एक हम लोग गाइडलाइंस देते हैं फॉर डेली अमाउंट दैट गिव्स न्यूट्रिशनल कंटेंट इंफॉर्मेशन. तो you seen that this HSR is at least less effective. तो इसमें we need to go for various recommended ways. Supposedly, if I wants to build up a robust and focused communication campaigns to increase consumer awareness and understanding, तो यहाँ पे I have to shift for some of the areas or some of the regions where such number of things are very much focused upon or such number of things are very much light upon. तो यहाँ पे I will directly talk about the various number of transformations that is very much required in the society which will directly encourage healthy eating. Okay, so therefore such number of packaging, so such number of things needs to be emancipated today so that we could get a healthier populace which could directly make the country less dependent on the healthcare facilities and more dependent on the growth and every other particular economical sector. Okay, तो ये एक छोटा सा न्यूज था about the level symptoms. Next पे आते हैं improving rice health.
तो when I say about the improving rice till techniques, so we can see about the system of rice intensification. क्योंकि post 1960 or the post green revolution, we can see that India though directly went for a good number of concentration of the wheats as well as rice. Okay, but today some of the things are directly killing up this particular sector. Supposedly we can see about some of the environmental hazards that these fertilizers and agrochemicals, which were very much focused during the time of green revolution, has directly impacted. फिर water short supply, agriculture soil increasingly fatigue. Okay, वहाँ पे basic content ज्यादा बन रहा है, ठीक है, salinity ज्यादा बढ़ रहा है because of the more irrigation or because of the more water contents. तो इसीलिए today we are focusing much more towards the soil intensification. और ये soil intensification क्या है? It is particularly a stepwise procedure that includes 4 separate stages. इसमें क्या होता है? Weed management, water management, nursery change management and duration of the plantation. तो ये 4 चीजें किसका? सिस्टमैटिक सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन. मैंने पहले क्या बोला? पहला बोला वीड मैनेजमेंट. ओके, सेकंड बोला मैंने अबाउट वाटर मैनेजमेंट, फिर बोला मैंने अबाउट नर्सरी मैनेजमेंट, और फोर्थ बोला मैंने अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ प्लांटेशन. Because today we have seen that we have got an overwhelming response from the farmers when we are directly going for such number of things. So therefore, rice irrigation became an integrated agroeconomical approach with less water requirement but a higher yield of rice. And therefore, it's a vital practice today to directly make a good yield of rice in our country. Okay, so therefore, you can see that there are various benefits of SRI, that is the systematic intensification of the rice. और बहुत ज़्यादा है यहाँ पे it directly benefits the planet also, because when the pressure requirement reduces in converting landscapes and forests into agricultural lands, because आज हम लोग जो agricultural lands है वो सब जब हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या clear कर रहे हैं? We are directly deforestating the respective forest. जब हम लोग ऐसा काम करेंगे तो methane evolution reduces, the ecosystem enhances with the systemic regulation of the climate, soil and water. फिर the rural households, if I say about the rural households, the vulnerability and risk reduction decreases. Okay, then we can see about the farm health improvement. Okay, we decrease, if I directly go for various number of intensification through various number of traditional techniques or various number of organic techniques, I'm directly decreasing my dependence on pesticides and fertilizers. इसमें क्या होगा? Higher yield of the respective agricultural land, which means what? Doubling the farmers income, which is also a step of the governmental state, which is also a step of the government. Okay, फिर also it will benefit the country because it will help for public health improvement. The quality of the water and the soil will increase, water will be saved. Okay, so in every particular sense, we have directly to have to focus much more towards rice yield through various number of additional gene techniques. आज हम लोग हाई यील्डिंग वेराइटीज के बारे में बोलते हैं. वी आर टुडे टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, जहां पे वो यंग प्लांट जाके एक रेस्पेक्टिव एरिया में, दैट इज इन द नर्सरीज, दे आर बॉट when they are matured or young, they are directly set up in the respective. तो वहां पे क्या है? उन लोग को पानी कम चाहिए, उन लोग को पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स कम चाहिए, they are drought resistant, they are water resistant, they are climate resistant. तो extremities में वो लोग resistant, they are wheat resistant. So in every particular sense today we can directly improve this yield with an additional gene which directly focuses much more towards some of the biotechnologies. तो हम लोग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लेके we can directly go for some number of intensification of the rice sector, because today we know that we have directly got some various techniques, we have got technology to directly go for such number of biotechnological practices. Okay, and therefore a solution could be transport regulator that boosts grain yields and sections that shortens the growth duration of rice. ओके, तो ये हम लोग का एक सेक्टर है दैट इज डायरेक्टली सेइंग अबाउट द रेस्पेक्टिव एडिशनल राइस इंग्रेडिएंट्स. ओके, तो नेक्स्ट पे आता है दैट इज द लास्ट वन, दैट इज अबाउट द एडिटोरियल सेज अबाउट द डाटा प्रोटेक्शन. तो व्हेन आई से अबाउट द डाटा प्रोटेक्शन, ओके, तो यहाँ पे एक ये डाटा प्रोटेक्शन क्यों न्यूज में है? बिकॉज ऑफ द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो कि गवर्नमेंट लेके आया, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अभी विथड्रॉ करके रखा हुआ है. ठीक है, बिकॉज वी कैन सी दैट इन दिस पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल इट वाज इंडियाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू डोमेस्टिकली लेजिस्लेट ऑन द इश्यू ऑफ डाटा प्रोटेक्शन. And the bill derives its inspiration from a previous draft that was, if I am not wrong, it was directly headed by, at that point of time, a retired justice who was known as B.N. Sri Krishna. Yes, probably I'm correct only, B.N. Sri Krishna. So this bill derives its inspiration from this particular draft that was prepared by a committee headed by the retired justice of B.N. Sri Krishna. Okay, and the 3 categories of data created by this bill is personal data, sensitive personal data, as well as critical personal data. पर्सनल डाटा ओनली कौन सा होता है? डाटा फ्रॉम व्हिच एन इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड, लाइक सपोजली द नेम, सपोजली हिज एड्रेस. ओके, सो वो पर्सनल डाटा है. सेंसिटिव पर्सनल डाटा कौन सा है? सम टाइप्स ऑफ पर्सनल डाटा लाइक एज फाइनेंशियल हेल्थ,
Okay, sexual orientation. Supposedly, if he is directly oriented towards a girl, a boy, okay, तो straight orientation, double orientation तो वो देखा जाता है. Health कितना उसका कितना क्या disease है. Suppose if we have supposedly if he is getting an age, okay, age अगर उसका disease है, तो maybe people maybe not be bothering to directly come towards him. तो वो सब है. Then some of the biometrical details, transgender status, okay, religious belief, caste, तो वो क्या है? Sensitive personal data. और क्रिटिकल पर्सनल डाटा कौन सा है? एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट एट टाइम कैन डीम क्रिटिकल सच एज मिलिटरी और नेशनल सिक्योरिटी डाटा. Supposedly, if a person is very much involved in some type of military warfare or in some type of intelligence output, so at that point of time he is very much regulated under the official secrets act, that is the OSA. So in such number of times the critical personal data must be stored and processed in our country. तो यहाँ पे data has directly served into this. Okay, so in all these respective categories we can see that it is directly control over the respective people or the respective citizens with the things associated, that is their personal data, their critical data, and some of the other regulated data which is known as the sensitive personal data. Okay, so today because we have got internet of things, today we have the focus on more number of social media. So this data protection is a need today because of various number of law enforcements, also because of cyber security, curbing fake news, and some of the data sovereignty. We need such number of protection bills, but there is also various number of criticisms about this bill, is because we can see that there is no relevance of some of the localized data, okay, that is directly reaching out to the national agencies. Also, we could see about some of the ended definitions today, okay, about some of the criticisms directly coming from the tech giants. Okay, obviously it is very much important or criticized kiya gaya hai due to higher compliance costs. It may also backfire on India's own young startups that are directly attempting some of the global on larger firms that process financial data, foreign data in our country. फिर इसके बाद आता है re-identification risk. Supposedly, with growing technology, now broader data itself can be used to derive personal conclusions, which is threatening the right to privacy. So therefore, in this particular bill, ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बताया गया है about the risk-based approach based on risk assessments. Okay, तो यही सब बताया गया है. So today we can see that the prime challenge is to balance between the growth opportunities posed by free data and right to privacy as a fundamental right, as declared by a respective judgment in the case of Puttaswamy versus Union of India in 2001. And in this context, India must promote the data localization with care and by more scientific and organized categorizations. And today, if the open-ended definitions must be clearly defined, the localized data will also help new entrepreneurs to fill the digital infrastructure gap. Okay, so अगर यहाँ पे मैं अगर डाटा का भी एक बात बोल दूं, तो there are three principal things associated with this data. एक आता है डाटा प्रिंसिपल, एक होता है डाटा ट्रांसफर, एक होता है डाटा लोकलाइजेशन. तीन डाटाज है हम लोग. तो डाटाज क्या है? It's a huge collection of information generated by different means and stored on digital platforms. Okay, so if I say about data principle, ये क्या है? The individual data is being stored and processed is called the data principle. Okay, data transfer क्या होता है? Is transported across country borders in underwater cables. और data localization क्या होता है? It's an act of storing data on any device physically present within the borders of a country. तो ये तीन चीजें associated with the data which is directly coming under the data protection bill. लेकिन because of some of the committee headed, that is the joint committee that was headed by this particular judges of the SC judge and including 4 senior government officials, this was revised by the government and was tabled, but it subsequently reviewed the bill in December 2021, which directly lapsed in the respective it was directly lapsed by the respective government because of the critics that it directly holds more than its respective benefits. Okay, so ये respective एक news था about the data protection. So you have to make sure about the data protection bill. तो ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि what is actually data protection bill, what are the datas, what are some of the datas that is directly considered under the bill, और ये bill directly क्यों लाया गया था, and what is the very purpose of the respective bill, and why government directly thought of directly making this bill hold at this period of time. Okay, so this was all about the today's analysis. So you have got some of the 5 questions. You can directly get your answers in the respective Telegram channel of us. So do join our Telegram channel through the link given below. Okay, so thank you all. We'll see again with such type of analysis tomorrow. Thank you. Jai Hind.